शिक्षार्थियों, समाज शास्त्र की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस सत्र में आज हम पर्यावरण और समाज के आपसी संबंधों के बारे में बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि किस तरह से पर्यावरण और समाज के आपसी संबंधों से मनुष्य की और जीव जंतु की जिंदगी पर फर्क पड़ता है। हम क्या क्या पर्यावरण के दैट इज एनवायरनमेंट के क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं, और हमारा किस तरह से जो पर्सपेक्टिव है, जो अवधारणा है एनवायरनमेंट के लिए, उसमें क्या क्या बदलने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट, पर्यावरण और समाज के बारे में बात करने के लिए संसाधन चक्र को समझना पड़ेगा। संसाधन चक्र क्या है? आइए हम अपने आसपास देखें। कितनी वस्तुएं हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, कितनी ऐसी चीज़ें तमाम हमारे आसपास हैं। क्या हमने ये कभी सोचा कि ये वस्तुएं हमारे आसपास कैसे आ गईं? ऐसी क्या क्रिया है जिसके कारण आज हमारे हाथ में पेन है? हमारे पास कैसे इन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी आ गई? तो आइए पता करें। हर चीज़ का जो स्रोत है वो हम देखेंगे, वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। अगर हम इस यात्रा को शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत जंगल से होती है। जंगल जहाँ पर पेड़ हैं, पेड़ों को काटकर उससे पेपर बनाया जाता है, उससे लकड़ी निकाली जाती है और उस लकड़ी से हमारे टेबल और हमारे कुर्सियाँ बनती हैं। तो ये एक, इसका मतलब ये हुआ हर चीज़ का, हर वस्तु का जो स्रोत है वो प्राकृतिक है। अब इस प्राकृतिक का हमें स्रोत तो पता चल गया, लेकिन ये हम तक कैसे पहुंचा, ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है। इस श्रृंखला के बहुत से चरण बिंदु हैं। सबसे पहले जब प्रकृति से हम स्रोत करते हैं, किसी चीज़ को निकालते हैं, तो हम उसको उत्पादन की तरफ लेके जाते हैं। उसका उत्पादन फैक्ट्री में होता है या किसी फील्ड में होता है या कहीं भी उसका उत्पादन होता है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें लगती हैं, लेबर लगती है, इंसान की मेहनत लगती है, टूल्स चाहिए होते हैं, जिसे कहते हैं ऊर्जा चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है। इस तरह से उस संसाधन से नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये तो उत्पादन हुआ। अब उत्पादन हुआ, उसके बाद हम तक वो कैसे पहुंचेगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसका वितरण किया जाएगा। हम तक ये वस्तु को पहुंचाने के लिए वाहन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है जो उसको अच्छे से पैक करें और वाहन में डालें और हमारे तक पहुँचे। अब जब एक संस्था में एक संसाधन मिलता है, पहुँचता है, तो वो डिपार्टमेंट जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके ऊपर ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो किस चीज़ को स्रोत करे, वो अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उस संसाधन को प्रोक्योर करता है। अब जब प्रोक्योरमेंट हो गई तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट विभागों में पहुंचाया जाता है और उन विभागों में क्या होता है? उस संसाधन का सेवन होता है, कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरह से ये संसाधन चक्र चलता है, जो स्रोत, जो कि एक प्रकृति है, से लेकर कंजम्पशन, जो कि सेवन है, वहाँ पर ख़त्म होता है। और ये चक्र एक के बाद एक श्रृंखला में, एक चक्र की फॉर्म में चलता जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा चक्र है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारी इकोलॉजी का, जिसको बोलते हैं परिस्थितिकी। इस इकोलॉजी, ये एक इकोलॉजी बहुत ही बड़ा एक गोला समझ लीजिए,
जिसका केंद्र कौन है? मैं और आप, मानव, मनुष्य, और उसके आसपास ये जैविक प्रक्रियाएं, भौतिक प्रक्रियाएं और शारीरिक प्रक्रियाएं चलती जाती हैं। इन प्रक्रियाओं से क्या होता है? जो मनुष्य जो जो जरूरत चाहता है उसको पैदा करता है और उसको अपने कंजम्पशन की तरफ लेके जाता है। अब इकोलॉजी किस में एग्जिस्ट करती है? इकोलॉजी एग्जिस्ट करती है भूगोल पर, जल मंडल पर। हमारे आसपास क्या है? भूमि है, पानी है, और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इकोलॉजी का एक हिस्सा है, और इसी इकोलॉजी के हिस्से में मनुष्य की जिंदगी कैसे चलती है वो उसका एक प्रोसेस होता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं कि इकोलॉजी में मनुष्य की जिंदगी कैसे बनती है। आप देखते होंगे कि कहीं पर जो मौसम है, कहीं का जो इकोलॉजी है, जहाँ इन्वायरमेंट है, वो सूखा है, कहीं पर बरसात ज़्यादा है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा है। तो आप सब ने देखा होगा कि भारत में राजस्थान में जैसलमेर में डेजर्ट है, मरुस्थल है। वहाँ क्या है? सूखी रेत मिलती है, पानी की कमी है। तो वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो इंसान की ज़िंदगी है, वो उसी इकोलॉजी के ऊपर के आस पास इर्द गिर्द घूमती है। जैसे वहाँ कंटीले पौधे हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत है। जानवर है जैसे ऊँट जो काफ़ी दिन पानी के बिना रह जाता है, और जो वहाँ के घर हैं वो उसी तरह से बने हुए हैं जो रेत में ठंडे रह सकें। जो आदमियों का, इंसान का ऑक्यूपेशन है, कमाई का जरिया है, रहन सहन है, जो संस्कृति है, वो उसी मरुस्थल के आसपास घूमती है। तो हमने देखा किस तरह से एक जगह की इकोलॉजी हम मनुष्य की जिंदगी को प्रभावित करती है। अब जब इंसान इकोलॉजी का केंद्र है तो इंसान तो हस्तक्षेप जरूर करेगा, इंटरफेरेंस जरूर करेगा। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, जो परावहन है, जो इन्वायरमेंट है, वो अफेक्ट होगा। तो हमने बड़ी बार देखा कि हम सुनते हैं कुछ क्षेत्रों में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, राइट, या किसी और स्टेट के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। हर साल ही बाढ़ आती है। तो कुछ बाढ़ का जो रीज़न है वो तो प्राकृतिक है, लेकिन काफ़ी हद तक मानव निर्मित है। हम लोग इस तरह के कुछ काम, हस्तक्षेप करते हैं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कि जो नदियां हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, और उसका पानी नर जीवन के गांव में, शहर में आ जाता है, घर डूब जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो रहन सहन है हमारा इंसान का वो अफेक्ट हो जाता है। तो किस तरह से ये रिश्ता बना हुआ है इंसान का, समाज का, जो इंसान समाज के रूप में रहता है, और एनवायरनमेंट का, ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। और हमको दिन पर दिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, विकास होता जा रहा है, मनुष्य का और समाज का और पर्यावरण का जो रिश्ता है वो और पेचीदा होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण देती हूँ। सबको मालूम है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप लोगों में से बहुत लोग वहाँ गए भी होंगे। वो एक क्या था? वो एक खेत था। वो उन खेतों में लोग खेती करते थे, वहीं पर गांव रहते थे। तो धीरे धीरे उन गांवों को विस्थापित किया गया, उनको दूसरी जगह दी गई, या उनको उस एरिया में उनका जो रहन सहन का एक क्षेत्र था उसको सीमित कर दिया गया, ताकि जो वहाँ पर जानवर मिलते हैं, जो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वो उनमें कोई चेंज ना आए। आज हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में इंसान भी रहता है और
जानवर भी रहते हैं, लेकिन दोनों के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं। तो किस तरह से बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहाँ पर कृषि भूमि विस्तृत है, लेकिन जो जानवर हैं वो वहाँ पर आके कृषि भूमि पर हमला बोल देते हैं, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि हम समाज और पर्यावरण के रिलेशनशिप को, संबंध को अधिक से अधिक गहराई में समझने की कोशिश करें। अब हम बात करते हैं सामाजिक वातावरण की, जिसे हम कहते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, जैसे अभी मैंने कहा, इंसान और हमारे एनवायरनमेंट है, उन दोनों के बीच का हिस्सा है। और ये दो तरह का रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एनवायरनमेंट है वो हमारे मनुष्य के जीवन को अफेक्ट करता है, या जो मनुष्य है वो वही का वही, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। ये दो तरह चलता है, दोनों तरफ से आपस में एक तरह से रिलेशनशिप रहती है। जैसे अब एक और उदाहरण देती हूँ, सिंधु नदी का जो तट है, यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मिलती है जो गंगा बेसिन में है। अब जब वहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है तो खेती बहुत होगी। जहाँ खेती होंगी लोग रहेंगे, जहाँ लोग रहेंगे वहाँ गांव बसेंगे, और एक छोटा सा टाउनशिप की फॉर्म में लोग आने लगेंगे और रहने लगेंगे। वहाँ का जो समाज होगा उसका रहन सहन और संस्कृति बहुत फर्क होगी। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि जैसलमेर जैसे जगह में मरुस्थल है, तो वहाँ पर जानवरों के लिए सिर्फ रेगिस्तानी मिट्टी है, कम पानी है। तो आप देखेंगे वहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो कम है। वहाँ पे इतना वाइब्रेंट सोसाइटी नहीं है जो हमको गंगा बेसिन पे मिलेगी। और इसका कारण क्या है? क्योंकि खेती में लिमिटेड है, क्योंकि व्यवसाय है वो डिफरेंट तरह के हैं, तो कम लोग रहते हैं। और वहाँ के जो समाज की संस्कृति है वो भी उससे बहुत डिफरेंट है। अब यहाँ पर जब हम मानवीय और मानवीय और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो एक बहुत अहम इशू आ जाता है। वो इशू है पूंजीवादी कारोबारी का, जिसको बोलते हैं कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट। जहाँ भी बड़े बड़े व्यापार होते हैं वहाँ पर फैक्ट्री लगती है, बड़े बड़े व्यवसाय होते हैं, तो वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मांग है, वो बहुत डिफरेंट तरह की हो जाती है। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर देते हैं, ऐसा पर्यावरण पैदा कर देते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि प्रदूषण फैल जाता है, बहुत तादाद में वस्तुओं की प्रोडक्शन होती है, और उससे लोगों का ज़िंदगी जो है वो फ़र्क आ जाती है, उसमें एक डिसरप्शन हो जाती है, एक तरह से जिसे कहते हैं डिवीज़न आ जाती है। इसके बारे में अभी हम आगे और विस्तार में बात करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि कैपिटलिस्ट जो है, जो पूंजीवादी है, उनकी एक बहुत अहम भूमिका हो जाती है कि कैसे पर्यावरण का तहस महस कर दें और लोगों की ज़िंदगी को अस्त व्यस्त कर दें। तो सामाजिक जो संगठन है इस तरह के, उनकी एक भूमिका बहुत ही एक नेगेटिव भूमिका बन जाती है, क्योंकि वो वस्तुओं का कलेक्शन करना शुरू कर देते हैं, वो संग्रह करना शुरू कर देते हैं और उस पर कंट्रोल चाहते हैं, अपना नियंत्रण चाहते हैं। इससे क्या होता है, एक जो लोग जिनके पास तुम्हारे रिसोर्सेज हैं, हाँ, जिनके पास ये तरह तरह की चीज़ें हैं जो जिससे प्रोडक्शन हो सकती है, वो लोग, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते, संसाधन नहीं होते, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो एक तुपका तो वो हो जाता है जिसके पास कंट्रोल है संसाधनों पे और ओनरशिप है, जो उसके स्वामी बन चुके हैं, और जो वो दूसरा तुपका वो रह जाता है जो इस स्वामित्व से या कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। ये एक गैप बहुत बड़ा हो जाता है।
और इससे क्या होता है, जो उत्पादन की प्रक्रिया है, प्रोडक्शन की जो क्रिया है, वो कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है। श्रम का विभाजन हो जाता है, जो नीचे का तबका है जिसे वो अब लेबर क्लास में आ जाता है, और दूसरे जो आ जाते हैं वो ओनर बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं। उससे पर्यावरण तो खराब हो ही रहा है, बल्कि सामाजिक जो बदलाव आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और प्रोडक्शन क्रिया में ही नहीं, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उसका भी जो अधिकार है वो हो सकता है जो लोग उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं उन तक ना पहुँचे। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, आज एक वन का जो अधिकार है वो अगर सरकार के पास है, तो सरकार ये देखेगी कि अगर वो वहाँ पर बांस का प्रोडक्शन कर रही है, तो वो दो चीज़ें सरकार के हाथ में होंगी। पहली, क्या वो उस बांस को उन प्रोडक्शन हाउसेस को दे या पूंजीवादी लोगों को दे जो बांस से तरह तरह की चीज़ें बनाएं और व्यापक रूप में उसका प्रचार करें और इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं और बड़ा तेजी से बढ़ाएं। या सरकार ये डिसीजन ले कि जो आदिवासी लोग या गरीब लोग जिनके जो उस फॉरेस्ट में, वन में, जंगल में रहते हैं, क्या उस बैम्बू को उनको दे ताकि उससे वो टोकरी बनाएं, अपनी जीविका अर्न करें और अपनी ज़िंदगी का लालन पोषण करें। तो उपयोग का जो अधिकार भी है वो जिसके हाथ में कंट्रोल होता है वही उपयोग को एनकरेज करता है। तो इस तरह से तरह तरह की एजेंसीज, हमारी सरकार, हमारे पूंजीवादी पूरी इस प्रक्रिया पे हावी हो जाते हैं, और हावी होने से जो हमारे लोगों के जो सामाजिक एक डिवीज़न है उसको और गहरा करने की, चौड़ा करने की में आते हैं। अब मैं आपको ब्रिटेन की कहानी सुनाती हूँ। जब वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई और उत्तरी अमेरिका में कपास के बड़े बड़े खेत बनाए गए, और वहाँ पर क्या हुआ कि अब उनको सस्ता श्रम चाहिए था, तो उन्होंने पश्चिम अफ्रीका से लोगों को लेकर आए। कृषि अब क्या हुआ, जब पश्चिमी अफ्रीका से लेबर आनी शुरू हो गई तो अब वहाँ पर खेती लायक कोई नहीं रहा, तो जो पश्चिम अफ्रीका थी वहाँ की खेती ख़त्म हो गई, राइट। अब यहाँ पर जो ब्रिटेन में जैसे जैसे काम होना शुरू हो गया तो पॉल्यूशन बढ़ गई, ठीक है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया। जो लेबर वहाँ काम करता था उनकी स्वास्थ्य पे अफेक्ट हो गया, और वायु प्रदूषण इतना हो गया कि काफ़ी लोगों पे लोग बीमार होने शुरू हो गए। तो ये हम मनुष्य ही है जो औद्योगिक क्रांति लाया, लोगों की स्वास्थ्य पे अफेक्ट हुआ और पूरा का पूरा जो पर्यावरण है उसको खराब कर दिया। अब जेंडर, इन्वायरमेंट के साथ जेंडर बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ है। आप सबको मालूम है कि आज हम अब अगर मोस्टली अगर हम गाँवों में देखें तो जो ईंधन और पानी है उसकी जो जिम्मेदारी है वो तो महिलाओं पे है, लेकिन जो ओनरशिप है, जो स्वामित्व है वो महिलाओं पे नहीं है। वो सिर्फ पानी लाती हैं, खाना बनाती हैं, लोगों को परोसती हैं घर को, लेकिन जो उसके ऊपर ओनरशिप है, स्वामित्व है, वो उनके हाथ में नहीं है। तो ये हम ही तो हैं जो इस तरह के चेंजेस अपने पर्यावरण में ला रहे हैं। अब ये संबंध क्या है? ये जो संबंध की हम मानव और पर्यावरण के बीच के संबंध की बात कर रहे हैं, ये हमारे मूल्य हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं जो इस तरह का रिलेशनशिप बना रही हैं। जो पूंजीवादी दृष्टिकोण है हमारा, जिस तरह से हम सोच है हमारी, और हम परवाह नहीं करते, हमें सिर्फ अपनी प्रॉफिट चाहिए, हम नहीं परवाह करते एनवायरनमेंट अगर ख़राब भी हो रहा है तो हम इससे दूर रहते हैं, हम सोचना ही नहीं चाहते। तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो इस तरह से बनता जा रहा है। अब एक आप लोगों ने सुना होगा 1984 में, आप लोग बहुत छोटे होंगे तब, दिसंबर 3 को भोपाल में एक ऐसा गैस फैली जिससे 4000 लोगों की मौतें हुई और 2 लाख के करीब लोग हैंडीकैप हो गए, विकलांग हो गए। और इसमें क्या था कि इतनी बड़ी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, जिसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो बहुत जहरीली गैस है वो निकली। कोई उस बाद में पता चला उस कंपनी में कोई प्रिवेंशन नहीं थी,
ये भी नहीं पता चल सका कि कब वो गैस लीक हुई, ताकि लोगों को वहाँ से हम निकाल सकते, आसपास के लोगों को बता सकते कि वो एक सेफ जगह पे पहुँच जाए। पूरा शहर तबाह हो गया और अभी तक उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, आज भी देखने को मिलते हैं। लोगों की ज़िंदगियाँ अभी भी वो हालात में नहीं आई जो पहले थे, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी। बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक एक वेस्टेड इंटरेस्ट था और आज तक लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। और इसमें जो रीज़न वो यही था, जैसे बताया, ज्ञान की कमी थी। मालूम ही नहीं था ये गैस इतनी पॉइज़नस है। और इसलिए जो क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था। उपकरण जो चाहिए थे मैनेजमेंट के, जिससे एनवायरनमेंट मैनेज हो सकता, वो थे ही नहीं। तो जब ये चीज़ें होंगी तो किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी को बना पाएगा या रह पाएगा? भोपाल के इसी उदाहरण के साथ मैं ये सत्र खत्म करती हूँ। इस सत्र में हमने ये पढ़ा कि मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध कितना जटिल है, और अगले सत्र में हम इसके बारे में और भी गंभीरता से बात करेंगे। धन्यवाद।